इमरान के जहन पर छाए हुए तारीख पर्दे पर जैसे रोशनी का नुक्ता सा चमका और दूसरे लम्हे तेजी से फैलता चला गया। चंद लम्हों के लिए वो यूं ही पड़ा रहा, फिर उसने आंखें खोली और जैसे ही उसका शऊर बेदार हुआ वो फौरन उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा, जैसे वो खुद को किसी नामानुस जगह पर पा रहा हो। तो आखिर खलाई मुर्गी उड़ जाने में कामयाब हो ही गई है। इमरान ने मादाम सितारा को वहाँ मौजूद न पाकर होंठ बीचते हुए कहा और उठकर खड़ा हो गया। उसी लम्हे कॉल बेल बजी तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। उसे याद आया कि उसके अंधेरे में डूबे हुए जहन में नमूदार होने वाला रोशन नुक्ता इसी बेल से ही नमूदार हुआ था। शायद बेल की तेज आवाज ने उसके जहन को झंझोड़ा था और उसे फौरन होश आ गया था। आने वाला टाइगर ही हो सकता है जिसे इमरान ने कॉल करके बुलाया था। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कांधे उचकाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कमरे से निकला तो उसे दरवाजे से कुछ फासले पर सुलेमान बेहोश पड़ा दिखाई दिया। लो कर लो बात, बादशाह साहब अब यहाँ खुद अपने गद्दे बेचकर सो रहे हैं, इमरान ने कहा और सुलेमान के करीब आ गया। मोहतरम सुलेमान पाशाह साहब, अब उठ जाओ, काफी आराम कर लिया है। सूरज सवा बल्कि 1.5 नेज़े पर आ गया है। इससे पहले कि वो तुम्हारे दिल में उतर जाए, उठ जाओ। इमरान ने झुककर सुलेमान को कांधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, लेकिन सुलेमान के जिस्म में कोई हरकत न हुई। सुलेमान, सुलेमान। इमरान ने उसे फिर झंझोड़ा, लेकिन सुलेमान बदस्तूर उसी तरह पड़ा था। ठीक है, मत उठो, पड़े रहो यहीं। आधी रात को जब चूटियां निकलकर तुम्हारा गोश्त नोचना शुरू करेंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि कॉल बेल एक बार फिर बज उठी थी। आता हूँ भाई, क्यों बार बार बेल बजाकर हमसायों की नींदें खराब कर रहे हो, इमरान ने ऊंची आवाज में कहा। उसने दरवाजे के पास आकर लॉक खोलकर दरवाजा खोल दिया। बाहर वाकई टाइगर मौजूद था। मादाम सितारा शायद जाते जाते दरवाजा बंद कर गई थी। दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिक था, जो दरवाजा बंद होते ही खुद ब खुद लग गया था। टाइगर के चेहरे पर तशवीश के तासुरात थे, जो इमरान को देखकर फौरन जायल हो गए। आओ भाई आओ, तुम्हें भी अब वक्त मिला है आने का, इमरान ने कहा तो टाइगर अंदर आ गया। क्यों बॉस, क्या मुझे आने में देर हो गई है, टाइगर ने सलाम दुआ के बाद कहा। और नहीं तो क्या, खलाई मुर्गी अपने पर फैलाकर उड़ गई है, अब तुम्हारे आने का फायदा, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। ओ लेकिन बॉस, मैं तो आपकी कॉल सुनते ही फौरन आ गया था। यहाँ तक आने में मुझे 10-15 मिनट ही लगे थे। पिछले 5 मिनट से मैं दरवाजे पर मौजूद हूँ और मुसलसल बेल बजा रहा हूँ, मगर आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे, टाइगर ने कहा। बस इसी 10-15 मिनटों में ही सारा काम हो गया था। अगर तुम 10-15 सेकंडों में आ जाते तो मुझे और सुलेमान को खामखा बेहोश न होना पड़ता और वो खलाई मुर्गी हमारे हाथों से न निकल सकती थी, इमरान ने कहा। सॉरी बॉस, आने में वक्त तो लगता है, और आप किस खलाई मुर्गी की बात कर रहे हैं? ओ, कहीं आप मादाम सितारा की बात तो नहीं कर रहे, जिसे आपने जीरो हाउस ले जाने के लिए मुझे बुलाया था, टाइगर ने अचानक चौंकते हुए कहा। शुक्र है अभी तुम्हारे दिमाग के बल्ब रोशन है, वरना मैं तो समझ रहा था कि हमारे जहनों की तरह तुम्हारे दिमाग का भी फ्यूज उड़ गया है, इमरान ने कहा और उसने टाइगर को मादाम सितारा के बारे में तफसील बता दी और ये भी बता दिया कि वो उसे और सुलेमान को बेहोश करके वहाँ से निकल गई थी। ओ बॉस, क्या उसने सियाह पैंट और सियाह जैकेट पहन रखी थी, टाइगर ने चौंक कर पूछा। हाँ, इमरान ने कहा। ओ, मैंने ऐसी एक लड़की को सोक कार में उजलत में सवार होते देखा था, वो ब्लू सोक कार थी और आपके फ्लैट के सामने मौजूद थी, टाइगर ने कहा। उस कार का नंबर याद है तुम्हें, इमरान ने पूछा। यस बॉस, इलेक्ट्रिक पोल की रोशनी में उस कार का नंबर मैंने देख लिया था, टाइगर ने कहा। गुड, फौरन जाओ और उस कार के बारे में मालूमात हासिल करो। सितारा जीरो लैंड की नागन है और मैं इस नागन तक हर सूरत में पहुंचना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस। कार के दरवाजे पर DR रेंटल का मखसूस स्टिकर भी लगा हुआ था। सितारा ने वो कार यकीनन रेंट पर हासिल की होगी, मैं उसे आसानी से तलाश कर लूंगा, टाइगर ने कहा। गुड, फौरन रेंटल ऑफिस जाओ और उस कार का ट्रैकर कोड मालूम करो। उस कार का ट्रैकर कोड अपनी कार के सिस्टम में फीड करो। सितारा जहाँ भी गई होगी उसके बारे में आसानी से मालूम हो जाएगा, इमरान ने कहा। यस बॉस, टाइगर ने कहा और इमरान को सलाम करता हुआ वापस चला गया। इमरान ने टाइगर को भेजकर सबसे पहले सुलेमान को होश दिलाया और उसे मोहतात रहने की हिदायत देकर फ्लैट से खुद भी निकल आया और अपनी कार में बैठकर दोबारा दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दानिश मंजिल पहुंचकर इमरान जैसे ही ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। कुछ मालूम हुआ, इमरान ने ब्लैक जीरो के सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नहीं इमरान साहब, तनवीर का डेटा मुकम्मल तौर पर वाश है। कंप्यूटराइज मशीन ने उसकी मसरूफियात का पिछले कई रोज से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। सफदर ने तनवीर के रिस्ट वॉच पहुंचा दी थी, मैंने उसे लेबोरेटरी में चेक किया है। तनवीर ने रिस्ट वॉच की स्पेशल डिवाइस ऑफ कर रखी थी। उसने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ कर किया है, ब्लैक जीरो ने कहा।
मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। तनवीर ज़हीन एजेंट है, उसने अपने पीछे कोई भी क्लू छोड़ने की गलती नहीं की होगी। बहरहाल मैंने तुम्हें लेबोरेटरी में HIH मशीन पर काम करने के लिए कहा था। उस मशीन से ब्लैक जैक का कोई क्वेश्चन मिला है या नहीं? इमरान ने कहा। नहीं, HIH मशीन बदस्तूर खामोश है, वो किसी डिवाइस का क्वेश्चन नहीं दे रही। ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। कहा जाएगा मुझसे बचकर, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। आखिर इस बार उन दोनों का यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा। इस बार वो मुझे और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को हलाक करने का मिशन लेकर आए हैं, इमरान ने कहा और उसने मादाम शितारा की तमाम बातें उसे बता दी। ओ, अगर उनका मिशन आपकी हलाकत है तो उन्होंने तनवीर को अपने कंट्रोल में क्यों लिया है? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। शायद वो तनवीर के जरिए दूसरे मेंबरान तक पहुंचना चाहते हो, इमरान ने कहा। ब्लैक जैक जैसा इंसान दूसरे इंसानों के दिमाग की मेमोरिया कंप्यूटराइज मशीन में फिट करना चाहता है। अगर तनवीर उसके हाथ आ गया था तो क्या उसने तनवीर की माइंड मेमोरी अपने पास फीड नहीं कर ली होगी? ऐसी सूरत में वो उसकी माइंड मेमोरी चेक करके भी तो दूसरे मेंबरान तक पहुंच सकता है। फिर उसे तनवीर को कंट्रोल में रखने की क्या जरूरत है? ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ वाकई ये सोचने की बात है, इमरान ने कहा। इससे पहले कि ब्लैक जीरो कोई बात करता, अचानक फोन की घंटी बज उठी। X2, ब्लैक जीरो ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए मखसूस लहजे में कहा। सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज सुनाई दी। ओ यस सर, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। ब्लैक जीरो ने सर सुल्तान की आवाज पहचान कर असल लहजे में कहा। मैंने इमरान के फ्लैट में फोन किया था, सुलेमान ने बताया है कि वो दानिश मंजिल गया है, सर सुल्तान ने कहा। यस सर, वो मेरे पास है, ब्लैक जीरो ने कहा। मेरी बात कराओ उससे, सर सुल्तान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने ओके कहकर रिसीवर इमरान को दे दिया, जो लाउडर से सर सुल्तान की आवाज बखूबी सुन रहा था। अली कदर की खिदमत में बेकदर अली इमरान MSc DSc ऑफिसर और भोले मियां सलाम अर्ज करते हैं, इमरान ने रिसीवर कान से लगाकर अपने मखसूस लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। भोले मियां, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि डॉक्टर इरशाद को उनकी रिहाइशगाह से अगवा कर लिया गया है, दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने कहा तो इमरान के साथ साथ ब्लैक जीरो भी चौंक पड़ा। ओ, ये कब की बात है? इमरान ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। शाम 4 बजे के करीब वो माइकल और सैली के मेकअप में डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में पहुंचे थे। उन दोनों ने उसी अंदाज में काम किया है जिसकी तुम्हें उम्मीद थी, मगर इस कार्रवाई में उन मुजरिमों ने 7 अफराद को हलाक कर दिया है। उन्होंने फ्लैश बम मारकर वहाँ मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफराद को भी हलाक करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में चूंकि प्रोटेक्टर रेस ऑन थी, इसलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस के अरकान पर फ्लैश बम का सिर्फ उस हद तक असर हुआ था कि वो फौरन बेहोश हो गए थे। अगर रिहाइशगाह में प्रोटेक्टर रेस ऑन न होती तो वो सब भी हलाक हो जाते। इसके अलावा मुजरिमों ने जाते जाते डॉक्टर इरशाद की रिहाइशगाह में चंद मेगा पावर के बम भी फेंक दिए थे। शायद वो उस रिहाइशगाह को उड़ाना चाहते थे, मगर प्रोटेक्टर की वजह से वो बम भी ब्लास्ट नहीं हुए थे। तुम्हारी इस गेम की वजह से डॉक्टर इरशाद तो मुजरिमों के हाथ लगने से बच गए हैं, मगर 7 इंसानों को नाहक अपनी जान गंवाना पड़ गई, सर सुल्तान ने नाखुशगवार लहजे में कहा। सर सुल्तान की बात सुनकर ब्लैक जीरो चौंक पड़ा था और हैरत भरी नजरों से इमरान को देख रहा था कि सर सुल्तान उससे किस गेम की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे थे कि डॉक्टर इरशाद को अगवा कर लिया गया है, और अब वो कह रहे थे कि इमरान की गेम की वजह से डॉक्टर इरशाद मुजरिमों के हाथ लगने से बच गए हैं। जबकि सर सुल्तान की बात सुनकर इमरान ने बेख्तियार होंठ बीच लिए थे। और वो हलाक होने वाले कौन है, उनको किस तरह हलाक किया गया है? इमरान ने होंठ बीचते हुए कहा। 3 अफराद का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है। 2 अफराद को चेक पोस्ट पर हलाक किया गया है। उन 5 को जहरीली सुइयां मारकर हलाक किया गया है, जबकि बाकी 2 हलाक होने वाले माइकल और सैली ही हैं। उन्हें मुजरिमों ने होटल के कमरे में हलाक किया है, सर सुल्तान ने कहा तो इमरान ने जबड़े भींच लिए। उन सब ने मुल्की मफाद और डॉक्टर इरशाद जैसे अजीम साइंसदान को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। ऐसे इंसान शहीद कहलाते हैं, और शहादत का दर्जा पा लेने वाले इंसान का रुतबा बेहद बुलंद होता है। मैंने मुजरिमों के लिए साफ सुथरा जाल बिछाया था ताकि वो आसानी से डॉक्टर इरशाद तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल था कि वो मेरे बिछाए हुए इजी ट्रैप में किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मगर मेरा अंदाजा कदरे गलत हो गया, जिसका बहरहाल मुझे अफसोस है, इमरान ने कहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि डॉक्टर इरशाद को बचाने के लिए तुम जो मर्जी करो, मगर इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी वजह से मेरे महकमा के 2 काबिल इंसान, इंटेलिजेंस के 3 अहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को नाहक हलाक होना पड़ा है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने गुस्सेले लहजे में कहा। सर सुल्तान, मैंने आपसे कहा है कि वो हलाक नहीं हुए हैं, शहीद हुए हैं, और शहीद होने वालों पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस वाकये का जिम्मेदार मैं हूँ और इसका इजाला भी मैं ही करूंगा।
इमरान ने गुस्से में आते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया है। दूसरी तरफ से सर सुल्तान ने बदस्तूर नाराज लहजे में कहा, शुक्रिया, अब ये बताए कि आपको ये सारी रिपोर्ट किसने दी है? इमरान ने कहा, कैप्टन जाफर ने। तुमने उसे हिदायत दी थी कि वो कार्रवाई के बाद मुझे ही रिपोर्ट करेगा। सर सुल्तान ने कहा, ओके, मैं कैप्टन जाफर से बात कर लेता हूँ। इमरान ने कहा, अब तो बता दो, आखिर इस गेम के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? सर सुल्तान ने कहा, वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा, फिलहाल इंतजार करे। इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से सर सुल्तान की बात सुने बगैर रिसीवर क्रीडर पर रख दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। ब्लैक जीरो इमरान से बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर इमरान की संजीदगी और उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर उसे इमरान से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे 081 ट्रांसमीटर ला कर दो, इमरान ने ब्लैक जीरो से मुखातिब होकर कहा। तो ब्लैक जीरो सर हिलाकर उठा और ऑपरेशन रूम से मुलाका दूसरे कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद वो एक जदीद साख का ट्रांसमीटर ले आया। ट्रांसमीटर, ब्लैक जीरो ने ट्रांसमीटर इमरान की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। ब्लैक जीरो की आवाज सुनकर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर सर हिलाकर उसने ट्रांसमीटर लिया और उस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। इमरान ने ट्रांसमीटर का एक बटन प्रेस करके मुसलसल बोलते हुए कहा, यस कैप्टन जाफर अटेंडिंग यू, ओवर। दूसरी तरफ से फौरन एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, कैप्टन जाफर, तुमने सर सुल्तान को जो रिपोर्ट दी है वो हर्फ ब हर्फ मुझे बताओ, ओवर। इमरान ने कहा, इमरान साहब, दोपहर 2 बजे डॉक्टर इरशाद स्पेशल हेलीकॉप्टर में तशरीफ लाए थे। उनके आते ही हमने हर तरफ सिक्योरिटी टाइट कर दी। डॉक्टर इरशाद रिहायशगाह के कमरे में आराम कर रहे थे कि उन्हें एक फोन मौसूल हुआ। फोन पर उनकी बात हुई और फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि उनसे मिलने के लिए एक्रीमी डेली न्यूज के 2 चीफ एग्जीक्यूटिव रिपोर्टर आ रहे हैं, जिनमें एक मर्द और एक खातून है। मर्द का नाम उन्होंने माइकल बताया था और खातून का नाम सैली। मैंने उसकी इत्तला चेक पोस्ट को दे दी। फिर 4 बजे के करीब मुझे चेक पोस्ट से सिक्योरिटी ऑफिसर की कॉल मौसूल हुई कि डॉक्टर इरशाद से मिलने के लिए वो दोनों आ गए हैं। मैंने डॉक्टर इरशाद से बात की तो उन्होंने कहा कि उन दोनों को यहाँ आने से रोक दो। उन्हें प्राइम मिनिस्टर की कॉल मौसूल हुई है और वो किसी इमरजेंसी के सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहे हैं, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक खुसूसी हेलीकॉप्टर उन्हें लेने के लिए आ रहा है। मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर से उन दोनों से माजरत करते हुए उन्हें वहीं से वापस भेजने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद दोबारा सिक्योरिटी ऑफिसर की कॉल मौसूल हुई। उसने कहा कि मिस्टर माइकल डॉक्टर इरशाद से बात करना चाहते हैं। मैंने डॉक्टर इरशाद से पूछा तो उन्होंने इनकार नहीं किया और मिस्टर माइकल से बात करने लगे। फिर उन्होंने मुझसे दोबारा कहा कि सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ वो दोनों आ रहे हैं, हम उन्हें स्पेशल रूम में पहुंचा दे। ये कहकर वो तहखाने में चले गए। थोड़ी ही देर में सिक्योरिटी ऑफिसर उन दोनों को रिहायशगाह में ले आया। डॉक्टर इरशाद ने खुद ही उनकी चेकिंग की और हमने उन दोनों को स्पेशल रूम में पहुंचा दिया। डॉक्टर इरशाद ने स्पेशल रूम में चूंकि खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं, जहां बाहर की आवाज अंदर नहीं जा सकती और न अंदर की आवाज बाहर आ सकती है, इसलिए हम ये नहीं जान सके थे कि उनसे डॉक्टर इरशाद की क्या बातचीत चल रही है। थोड़ी देर बाद अचानक राहदारी का दरवाजा खुला और हमें दरवाजे पर एक लम्हे के लिए मिस्टर माइकल के साथ आने वाली लड़की सैली दिखाई दी। उसने अचानक कोई चीज बाहर उछाल दी। इससे पहले कि हम कुछ समझते, अचानक फ्लैश की तरह तेज रोशनी चमकी और हम फौरन बेहोश हो गए। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे तमाम साथी इधर उधर बिखरे पड़े थे। मिस्टर माइकल और लड़की सैली की कार वहां से गायब थी। राहदारी का दरवाजा खुला हुआ था। मैं भागकर अंदर गया तो मुझे राहदारी में 3 मुहाफिज दिखाई दिए जो बुतों की तरह साकित खड़े थे और उनके रंग सियाह हो चुके थे। मैंने उनको चेक किया तो वो हलाक हो चुके थे। मैं फौरन स्पेशल रूम में गया। स्पेशल रूम के एक कोने में बड़ा सा सुराख बना हुआ था, जहां से नीचे तहखाने को साफ देखा जा सकता था। वहां डॉक्टर इरशाद मौजूद नहीं थे। मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर उनका कुछ पता न चला। मैं फौरन कंट्रोल रूम में आ गया। मैंने मशीनों को ऑपरेट किया और डॉक्टर इरशाद की रिहायशगाह के हर हिस्से में बनने वाली फिल्म को रिवर्स करके चेक करने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि मिस्टर माइकल और सैली ने ही सारी कार्रवाई की थी। वो डॉक्टर इरशाद को अगवा करके ले गए हैं। कंट्रोलिंग मशीन से मुझे मालूम हुआ कि लड़की सैली ने जो फ्लैश बम फेंका था वो MM-200 मेगा पावर था, जो हम सबकी हलाकत का बास बन सकता था। यहाँ डॉक्टर इरशाद ने एक प्रोटेक्टर रेस ऑन कर रखी है, जिसकी वजह से हम सब उस फ्लैश बम से बच गए थे। डॉक्टर इरशाद को यहाँ से ले जाते वक्त माइकल और लड़की सैली ने हर तरफ मजीद मेगा पावर बम फेंक दिए थे ताकि उनके जाते ही ये इमारत राख का ढेर बन जाए, मगर प्रोटेक्टर रेस की वजह से वो बम भी ब्लास्ट नहीं हुए। मैंने उन बमों को कब्जे में लेकर फौरन डिफ्यूज कर दिया था। इसके बाद मुझे इत्तला मिली कि मुजरिमों ने चेक पोस्ट पर भी 2 गार्ड्स को हलाक कर दिया है, जिनके रंग सियाह पड़ चुके थे। उन्हें शायद नीडल थ्रो गन से हलाक किया गया था, जिस पर जहर लगा हुआ था। ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन जाफर ने इमरान को पूरी तफसील बताते हुए कहा,
क्या तुमने फिल्म में कार्रवाई के दौरान उनकी बातें भी सुनी थी? ओवर, इमरान ने पूछा। जी हाँ, उन दोनों के नाम माइकल और सैली थे, मगर कार्रवाई के दौरान वो एक दूसरे को संगी और थ्रेसिया के नामों से पुकार रहे थे। ओवर, कैप्टन जाफर ने कहा। तो संगी और थ्रेसिया के नाम सुनकर इमरान और ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़े। ठीक है, तुम डॉक्टर इरशाद पर की गई कार्रवाई की फिल्म सर सुल्तान को पहुंचा दो। वो उस फिल्म को सीक्रेट सर्विस के चीफ को पहुंचा देंगे, फिर जो वो मुनासिब समझेंगे वही करेंगे। ओवर, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। ओके, मैं जल्दी फिल्म की कॉपी सर सुल्तान को पहुंचा दूंगा। ओवर, कैप्टन जाफर ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। तो संगी और थ्रेसिया भी मैदान अमल में है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। ये सब क्या है इमरान साहब? नकली डॉक्टर इरशाद, संगी, थ्रेसिया और सर सुल्तान आपसे किस गेम की बात कर रहे थे? ब्लैक जीरो ने कहा। बाद में बताऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि यहाँ सिर्फ मादाम सितारा और ब्लैक जैक ही आए हैं, मगर संगी और थ्रेसिया भी यहाँ मौजूद होंगे, इसका मुझे अंदाजा ही न था, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, ब्लैक जीरो ने दोबारा उससे मुखातिब होकर कहा। पहले मुझे संगी और थ्रेसिया को चेक कर लेने दो, वो क्या कर रहे हैं, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? ब्लैक जीरो ने पूछा। चचा संगी और आंटी थ्रेसिया से मिलने, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ होंगे? ब्लैक जीरो ने पूछा। वहीं जहाँ वो डॉक्टर इरशाद को ले गए हैं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी नकली डॉक्टर इरशाद? ब्लैक जीरो ने कहा। हमारे लिए नकली है, मगर उनके लिए तो असली है, इमरान ने कहा। मगर ब्लैक जीरो ने कुछ कहना चाहा। पहले मुझे उनसे मिल लेने दो, फिर आकर सब कुछ बता दूंगा। तुम जूलिया और बाकी मेंबरान से रिपोर्ट लो कि उन्होंने तनवीर के सिलसिले में क्या किया है, इमरान ने कहा। तो ब्लैक जीरो ने एक तवील सांस लेते हुए सर हिला दिया। वो जानता था कि जब तक इमरान खुद उसे कुछ नहीं बताएगा, वो उससे कुछ नहीं पूछ सकता। इमरान ऑपरेशन रूम से निकला और फिर थोड़ी ही देर में वो अपनी कार सड़कों पर भगा लिए जा रहा था, जैसे वो वाकई जानता हो कि संगी और थ्रेसिया कहाँ है। तनवीर राना हाउस से कार निकालकर सड़क पर लाया और वो तेज रफ्तारी से एक मोड़ की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक सामने से एक कार आई और फिर वो आगे आकर तेजी से सड़क पर घूमती चली गई और यकलक सड़क के ऐन दरमियान में तिरछी होकर खड़ी हो गई। कार को सड़क के दरमियान रुकते देखकर तनवीर ने फौरन ब्रेक लगाई। उसकी कार के टायर चीखते हुए सड़क पर बुरी तरह से घसीटते हुए यकलक रुक गए। झटके से कार रुकने की वजह से तनवीर का सर बमुश्किल स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा था। तनवीर ने गुस्सीली नजरों से कार को देखा तो उसके होठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट आ गई। उसने जूलिया की कार पहचान ली थी। जैसे ही उसने कार रोकी, जूलिया की कार के दरवाजे खुले और 3 लड़कियां कार से निकलकर एक साथ आ खड़ी हुई, जो क्रॉस थी, साले और जूलिया थी। तो तुम तीनों आखिर मुझ तक पहुंची गई हो, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। उसकी नजरें उन तीनों पर जमी हुई थी जिनके चेहरे कार की हेडलाइट्स में चमक रहे थे। फिर उन तीनों ने एक साथ कदम उठाए और तनवीर की कार की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर तनवीर ने एक्सीलेटर को बार बार प्रेस करना शुरू कर दिया। कार का इंजन बुरी तरह से गुर्राने लगा, लेकिन उसका जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया पर कोई असर न हो रहा था। ये तीनों ऐसे नहीं मानेगी, तनवीर ने गुर्रा कर कहा। उसने गियर बदला और फिर पूरी कुव्वत से कार को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। कार किसी तोप से निकले हुए गोली की तरह बर्क रफ्तारी से जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया की तरफ बढ़ती चली गई। उन तीनों ने जो कार को बर्क रफ्तारी से अपनी तरफ आते देखा तो अचानक वो तीनों उछली और उन्होंने सड़क के दाएं बाएं छलांगे लगा दी। वो कलाबाजियां खाती हुई सड़क के किनारों पर हो गई और तनवीर की कार उनके दरमियान से निकलती चली गई। सामने जूलिया की कार तिरछी खड़ी थी। तनवीर ने तेजी से ब्रेक पेडल दबा दिया। उसकी कार तिरछी हुई और सड़क पर तिरछे अंदाज में घसीटती हुई जोरदार धमाके से जूलिया की कार से टकराई। जूलिया की कार झटका खाकर दूसरी तरफ घूम गई। तनवीर ने फौरन कार मोड़ी और कार को सीधा करके खुले रास्ते पर लाया और तेजी से आगे बढ़ा ले गया। उसने विंड स्क्रीन में उन तीनों को कार के पीछे भागते देखा, मगर इससे पहले कि वो उस तक पहुंचती, तनवीर ने जूलिया की कार को निहायत शानदार तरीके से धकेलकर रास्ता बना लिया था और फिर वो उस रास्ते से वहां से निकलता चला गया। उसने जूलिया और उसकी साथियों को तेजी से कार की तरफ बढ़ते देखा। दूसरे लम्हे जूलिया की कार मुड़ी और वो निहायत तेजी से उसके पीछे आने लगी। तनवीर ने सर झटककर कार मोड़ी और मेन रोड पर आ गया। रात का वक्त था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही थी। मेन सड़क पर आते ही तनवीर ने अपनी कार फुल रफ्तार से छोड़ दी थी। जूलिया की कार भी बर्क रफ्तारी से उसके ताकुब में आ रही थी। जूलिया की कार के एक साइड के दरवाजे पिचक गए थे। इसके बावजूद वो इंतहाई बर्क रफ्तारी से तनवीर का ताकुब कर रही थी। जूलिया तेज रफ्तारी से कार चलाती हुई इसकी कार के काफी नजदीक आ गई थी। तनवीर कार को दाएं बाएं लहराता हुआ दौड़ा रहा था। अगर वो ऐसा ना करता तो जूलिया अपनी कार उसकी कार से आगे निकाल कर ले जाती और उसे एक बार फिर रोकने की कोशिश करती, मगर तनवीर उसे कार आगे निकालने का मौका ही ना दे रहा था। ये ऐसे नहीं मानेगी।
मुझे इन्हें हर हाल में अपने पीछे आने से रोकना होगा, तनवीर ने होठ चबाते हुए कहा। उसने कार की रफ्तार बढ़ाई और मुख्तलिफ सड़कों पर कार को घुमाता हुआ शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आ गया। उसकी कार की रफ्तार बढ़ते ही जूलिया ने भी अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी थी। वो तनवीर की कार से तकरीबन 10 मीटर के फासले पर आ रही थी। शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर आकर उसने खाली सड़क देखकर कार को साइड पर करते हुए रोक लिया। जूलिया की कार आंधी और तूफान की तरह उड़ती हुई आई और तनवीर की कार के करीब से गुजरकर ऐन उसकी कार के सामने रुक गई। कार रुकते ही क्रॉस्टी और सालेहा फौरन कार के दरवाजे खोलकर बाहर आ गई। जूलिया ने भी कार से निकलने में देर नहीं लगाई थी। अब उन तीनों के हाथों में मशीन पिस्टल नजर आ रहे थे। कार से निकलकर बाहर आ जाओ तनवीर, जूलिया की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और तनवीर एक तवील सांस लेकर सर हिलाता हुआ कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसने कार का दरवाजा बंद किया और घूमकर उनके सामने आ गया। तुम क्या समझते थे कि तुम हमारे हाथों से बचकर निकलने में कामयाब हो जाओगे? जूलिया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए गुस्सैले लहजे में कहा। मिस जूलिया, मैं आपकी, मिस क्रॉस्टी और मिस सालेहा की कदर करता हूँ। आपके लिए बेहतर यही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाएं। तनवीर ने पुरसुकून लहजे में कहा। उन तीनों के पास मशीन पिस्टल देखकर उसके चेहरे पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं हुआ था। अगर तुम हमारी कदर करते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो, सालेहा ने कहा। ये नहीं हो सकता, तनवीर ने सर झटक कर कहा। देखो तनवीर, हम तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। तुम जैसे ज़हीन एजेंट को ये सब कुछ जेब नहीं देता। अब भी वक्त है, संभल जाओ। क्रॉस्टी ने एक बार फिर तनवीर को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या गलत है और क्या सही मैं सब समझता हूँ, तनवीर ने मुंह बनाकर कहा। तुम खुद को हमारे हवाले कर रहे हो या नहीं? जूलिया ने उसकी बात सुनकर गुर्रा कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तनवीर ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा। सोच लो तनवीर, चीफ ने तुम्हें गद्दार एजेंट करार दे दिया है और उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि हम तुम्हें जिंदा या मुर्दा हर सूरत में गिरफ्तार करें, क्रॉस्टी ने कहा। तुम्हारे चीफ ने अगर मुझे गद्दार एजेंट करार दे दिया है तो ठीक है, मैं गद्दार ही हूँ, मार दो मुझे गोली, तनवीर ने कहा। तो जूलिया के साथ साथ साले और क्रॉस्टी के चेहरों पर भी गुस्से के तासुरात उभर आए। तुम राना हाउस क्या करने गए थे? जूलिया ने पूछा। मैं जानता हूँ, तुमने मुझे कार के ट्रैकर सिस्टम से फॉलो किया है। मैं राना हाउस जोसेफ से मिलने गया था, तनवीर ने कहा। क्यों? जोसेफ से तुम्हें क्या काम था? जूलिया ने गुर्राकर पूछा। मैं नहीं बता सकता, मेरा और उसका जाती मामला था, तनवीर ने कहा। तनवीर, तुम हद से बढ़ रहे हो, जूलिया ने जहरीले लहजे में कहा। मैं मजबूर हूँ, तनवीर ने कहा। तो उसकी बात सुनकर जूलिया समेत क्रॉस्टी और सालेहा भी चौंक पड़ी। मजबूर और तुम, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मजबूरी है तुम्हें? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम बिला वजह मेरा और अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, तनवीर ने इस बार गुस्से में आते हुए कहा। और अगर ना जाने दे तो फिर? क्रॉस्टी ने उसे गहरी नजरों से घूरते हुए कहा। तब फिर मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, तुम तीनों मुझे नहीं रोक सकोगी, तनवीर ने कहा। तुम हमें धमकी दे रहे हो, जूलिया ने गुर्रा कर कहा। मैं तनवीर हूँ जूलिया, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं धमकियां नहीं देता, बल्कि जो कुछ कहता हूँ करके दिखाता हूँ, तनवीर ने कहा। ओ, तुम वाकई बदल गए हो तनवीर। तुम्हारी इस बात से साफ पता चलता है कि तुम वाकई गद्दारी पर उतर आए हो और गद्दारों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि खुद को सरेंडर कर दो, वरना इस बार मैं वाकई तुम पर गोली चला दूंगी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। तो तनवीर के होठों पर जहर अंगेज मुस्कुराहट फैल गई।